हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। और हम घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम करेंगे राजनीतिक दल। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास पर आते हैं। तो पहले हम नोट्स देख लेते हैं। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। वर्तमान में जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम या सीपीएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल है। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना 1925 में तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम या सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी। आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। कथन 1 सही है। कथन 2, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। कथन 2 भी सही है। कथन 3, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। कथन 3 भी सही है। कथन 4, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। कथन 4 भी सही है। इन कथनों में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, चारों कथन सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही वे निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव, लोकसभा या विधानसभा में कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम
6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है, या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय स्तर तथा 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भारत में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324 में। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती हो। पहली है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरी है, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरी है, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 4 राज्यों में। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल, यह प्रश्न में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से ही है, कि मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं उस राज्य से न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, इसमें प्रत्येक आधी से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा, अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो ज्यादा हो प्राप्त हो, या तीसरी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम एक सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो। उसके बाद अगला है, लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 8% मत प्राप्त हो
अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प सी होगा, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना था, जो कि पूरी तरह गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। कथन एक सही है। कथन दो है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। दूसरा भी सही है। तीसरा, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। कथन तीन गलत है। कथन चार, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। कथन चार भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी के विघटन से। वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीएस संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। पहला मुस्लिम लीग, ये भी नहीं है। दूसरी है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये भी गलत है। तीसरा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी गलत है। चौथा है पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा नितिन नवीन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ये राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की है। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अकाली दल। कांग्रेस, भाजपा एवं सीपीआई ये राष्ट्रीय दल हैं, जबकि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल को पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु देशम।
ये एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसकी स्थापना मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू है। अन्य तीनों प्रश्नगत दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 17 आम आदमी पार्टी है। ऑप्शन ए ये एक राज्य पार्टी है और ऑप्शन डी होगा ये एक पंजीकृत पार्टी है। इसके दो ऑप्शन सही है तो यहाँ पे आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है। इसे दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। चूंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को पंजीकरण होता है अतः ये पंजीकृत पार्टी भी है। अतः विकल्प ही उपयुक्त उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? एक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये गलत है। दो, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, दूसरी सही है। तीसरा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी सही है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एवं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 20 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में राजनीतिक दल है और सूची 2 में गठन का वर्ष। सबसे पहले ए है सीपीआई। सीपीआई की स्थापना हुई थी 1925 में। अगर यहाँ पे 1925 कर लिया जाए तो ये सही हो जाएगा। तो सीपीआई ये 1925 हो गया, इसका हो गया 2। उसके बाद सीपीएम, सीपीएम की स्थापना हुई थी 1964 में, इसका हो जाएगा 3। उसके बाद एआईएडीएमके, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये हो गया 1। तेलुगु देशम की स्थापना ये 1982 में, ये हो गया 4। तो आंसर होगा 2, 3, 1, 4। राइट आंसर ऑप्शन ए, 2, 3, 1 और 4। सही सुमेलन इस प्रकार है। राजनीतिक दल और गठन वर्ष। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी। सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी। एआईएडीएमके, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तेलुगु देशम की स्थापना 1982 में की गई थी। नोट, एम.एन. राय, अवनी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान सीपीआई है, की स्थापना 1925 में कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में सिंगारवेलु चेट्टियार, एस.बी. घाटे, मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय सीपीआई, जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। तथापि प्रश्नगत वर्षों के संदर्भ में विकल्प ए को प्रश्न का उत्तर माना जाए। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1964 में। भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम में 1964 में कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था का भाग नहीं थे? तो पहला हो गया बहुजन समाज पार्टी, ये शामिल नहीं था। दूसरा हो गया समता पार्टी, ये भी शामिल नहीं था। तीसरा है हरियाणा विकास पार्टी, ये भी शामिल नहीं था। चौथा है असम गण परिषद, ये शामिल था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1, 2 और 3 ये शामिल नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी एवं हरियाणा विकास पार्टी 1996-97 के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार के अंग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई। वर्ष है 1984, 1989 और 1991। मतों की प्रतिशतता है 7.4%, 11.4%, 22.4%। जिस दल ने मतों की उपयुक्त प्रतिशतता प्राप्त की वह था, राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न का आरोही क्रम का ये मत प्रतिशत दिए गए निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मत प्रतिशतता के लगभग समकक्ष है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कथन सही है। कारण आर, वह बहुत सी चीजों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है। क्योंकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। नंबर 26, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल में क्षेत्रीय दल नहीं है। केरल में लगातार कांग्रेस अथवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत की केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कथन ही सही है। कारण आर, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों के आपेक्षिक बहुलता के आधार पर जीत जाने के कारण ही सरकार बनाने वाले दल का मत प्रतिशत कम रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीट के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कथन गलत है। कारण आर,
चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। कारण सही है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं, जिसमें महिलाएं नहीं, अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। स्पष्ट है कि कथन गलत है और कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 29, कथन ए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन सही है। कारण आर, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन हो गया इसका बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक क्या सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद एवं क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है। अतः विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है कि जिसकी वजह से भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया, इसके अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत में लिखित संविधान है। कथन ए सही है। कारण आर, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अतः कथन ए सही है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान तथा सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जनमत का झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। अतः कारण आर भी सही है, किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मजदूर संघ के सदस्य। मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन आदि भी कहते हैं। इसमें मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविदी, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन? राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985।
दल बदल निरोधक अधिनियम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 तथा राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ था। 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ यह अधिनियमित हुआ। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा 2 के प्रावधान के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तब होगा जब उसके विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। ऑप्शन डी गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। 10वीं अनुसूची में सम्मिलित दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत पैरा 5 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह यदि अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है अथवा ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो उसे अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। परंतु यदि वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अनर्ह ठहराया जा सकता है। अतः विकल्प डी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। ऑप्शन बी भी सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 41, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए एक विधि को अधिनियमित किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि विधानसभा विधान परिषद का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है छोड़ता है तो वह विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं रहेगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी विषय पर पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश या व्हिप के विरुद्ध सदन में मत देता है या पार्टी के आदेश का उल्लंघन करता है या बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण प्रस्तुत हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। चलिए फिर भी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे आइडिया लग जाता है किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। राजनीतिक दल, जनता से प्राप्त मतों का प्रतिशत, प्राप्त सीटों की संख्या। पार्टी है जनता दल और 36% है और सीटें हैं 116। कांग्रेस 31%, सीटें हैं 35। भारतीय जनता पार्टी 20.4%, सीटें हैं 40। मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति के अपनाने को इसका कारण माना जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता है, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं में एवं लोकसभा के निर्वाचन में यही पद्धति प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54 सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए। विगत 2 आम चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकी। यही कारण है कि मई 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के समय से ही लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त है। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप में भूपोरतम आंदोलन चलाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया है। साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोरतम का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है जबकि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है, अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 46, कामराज योजना का उद्देश्य था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए,
राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बांड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी है, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए, सी और डी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2017 से 18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत केवल वही राजनीतिक दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। अब हम यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।